नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। राष्ट्रपति चुनाव की उपराष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि 9 सितंबर को ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। और चुनाव के पहले जिस तरीके की कवायद बीजेपी ने शुरू की है, आज शनिवार के दिन जेपी नड्डा ने सबको, जितने बीजेपी के सांसद हैं उनको भोज पर बुलाया है, डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं ताकि जो भी नाराज एमपीज हैं उनको मनाया जा सके और उनको 1 to 1 ये भी बोला जाए कि देखिए आप मिस्टर राधाकृष्णन के लिए ही वोट करिएगा। दूसरा कि कल उनका ट्रेनिंग सेशन भी है रविवार के दिन। उसके बाद प्रधानमंत्री अभी एक कोई भोज दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अभी भी बीजेपी के पास सारे नंबर्स होने के बाद अगर आप अरिथमेटिक देखें तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अभी भी बीजेपी की सांसें क्यों अटकी हुई हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि हो सकता है वो वोट डाले ही ना, एब्सटेन कर जाए। लेकिन इससे पूरी जो उपराष्ट्रपति चुनाव की कहानी कैसे बदलेगी, क्या समीकरण इस समय बनते हुए दिख रहे हैं? सारी पार्टीज के इस समय टच में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो है राजेश महापात्रा, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव का जो समीकरण है, जिस तरीके से उभर रहा है, जो डायनामिक्स इस समय प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब तो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, रात्रि भोज, उसके बाद कल का ट्रेनिंग सेशन और प्रधानमंत्री से मुलाकात। ये कल मैंने इसी चैनल पर एक इंटरव्यू किया था उमाकांत लखेड़ा जी का। उन्होंने कहा कि अब तो मोदी जी इतना घबराए हुए हैं कि वो सारे सांसदों को एक एक करके फोन कर रहे हैं। क्या ये सही बात है कि इस समय मोदी जी बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रहे हैं? क्या बीजेपी में एक सुगबुगाहट है, एक डर है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर? जी देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई घबराया हुआ है या क्या कोई नर्वस हुआ है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कोई जानकारी होने का कोई मौका भी मिलता है। लेकिन जो हम समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं और एक तरह से जिसके हम अंदाज लगा सकते हैं, वो ये है कि बीजेपी बड़ी प्रयास में लगी हुई है कि जो एनडीए के बाहर छोटे छोटे दल, जिनके एक प्रतिनिधि हो या 2 प्रतिनिधि हो, या जैसे कुछ और ऐसे दल हैं, भारत राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, जिनके 5-7 लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, उनमें से ज्यादा लोगों को अपने तरफ कैसे करें। और वो प्रयास इसीलिए है कि इस बार का गणित थोड़ा सा बदला हुआ है। गणित इसलिए बदला हुआ है कि पिछले, ये देखिए, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है। और पिछले 2 बार देखेंगे तो पिछले बार 2022 में जब जगदीप धनखड़ खड़े हुए थे, उन्हें 74% वोट मिला था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है वो वोट करते हैं, हर किसी का एक वोट होता है, एक प्रतिनिधि एक वोट होता है। तो अभी जो कुल मिला के अभी 781 वोट है, 542 लोकसभा में क्योंकि एक सीट वहां खाली है, और 239 राज्यसभा में क्योंकि वहां 6 सीट खाली है। 4 जम्मू एंड कश्मीर में, एक पंजाब में और एक हाल में शिबू सोरेन की देहांत हो गया। तो 781 में आपके पास अगर 400 के आसपास आ गया तो आप आराम से पार हो जाते हैं, आपके उम्मीदवार जीत जाता है। बीजेपी के पास, जो एनडीए के पास, अपना एनडीए का लगभग 422 वोट, उसके अलावा और 17 वोट गारंटेड है। ये हमें सुनने में आया है, 439 वोट्स। दूसरे तरफ इंडिया अलायंस जो है, उनके पास 324 वोट्स गारंटेड है, बाकी बचे 18 वोट। तो ये जो 439 वोट है, ये लगभग अभी 56% के करीब करीब बन रहे हैं। और अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग नहीं होता है, तो ये अगर 18 जो वोट हैं, ये वोट का प्रयास इसीलिए है कि अगर वो वोट आ जाए इनके तरफ तो 56 से 58, 59 इस तरह का जा सकता है। लेकिन कहीं
कुछ लोग अगर रह गए, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी सांसद है जो शायद खुश नहीं है कुछ चीजों को लेकर, वो हो सकता है एब्सटेन कर जाए, कोई बीमार पड़ जाता है, विपक्ष में भी वही हो सकता है। तो लेकिन अभी हम तो जो हमें पता है कि कितना वोट है और कितना गारंटेड वोट इनके पास है, उस हिसाब से अगर हम गणित लगाएं तो 56% बन रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में इस बार जब अगर उम्मीदवार ये लेकिन 56% सपोर्ट राधाकृष्णन के लिए है, लेकिन जस्टिस रेड्डी के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना सपोर्ट है? 43% हो रहा है। ओके। और बाकी 18% जो है बीच का खाली मैदान है, ठीक है। और वो 18% अभी तक उन्होंने तय नहीं किया किसको वोट दें, किसी को पूरी तरह से पता नहीं। ये हमें मालूम है कि बीजेपी सारे पार्टीज के साथ टच में है, कांग्रेस भी इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ टच में है, और ये सारे अपना रणनीति का खुलासा शायद अगला कल परसों में करें, या शायद ना भी करें, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है, उसमें सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर 56% वोट लेकर सीपी राधाकृष्णन जीतते हैं ये चुनाव, तो ये सबसे कम वोट कोई भी उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले को मिला है, ऐसे माना जाएगा पिछले लगभग कई दशकों में। मेरे ख्याल से किसको आज तक इससे कम नहीं मिला है। 2002 में जब भैरव सिंह शेखावत एनडीए के कैंडिडेट बने थे, उनको लगभग 60% वोट मिला था। उसके बाद 2007 और 11 में जब मोहम्मद हमीद अंसारी बने यूपीए के कैंडिडेट के तौर पर, उन्हें 61% और 67% वोट मिला था। 2017 में वेंकैया नायडू एनडीए के कैंडिडेट बने, उनको 68% वोट मिला था। और जैसे मैंने कहा, जगदीप धनखड़ को बड़ी मात्रा में वोट मिला था, वो 74%। तो अगर 56-55% वोट मिलता है तो ये एक तरह से मोदी और शाह के रेजिम में जो संसद में जो पकड़ है बीजेपी का, वो जिस तरह से ये अपने आप को दिखाते हैं कि हमारा पूरा पकड़ है, वो कहीं ना कहीं वो पकड़, लोग कहेंगे कि वो ये पकड़ शायद उतना मजबूत नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो एक मैसेज तो इसका मतलब ये है राजेश, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर 56% वोटों के सपोर्ट से अगर राधाकृष्णन जीत भी जाते हैं, लेकिन ये जहां तक संसद पर पकड़ का सवाल है, मोदी और शाह को ये पूरी तरह से कमजोर करेगा। वो ये साबित करेगा कि अब उनके लीडरशिप पर एक तरीके से सवाल खड़े हो जाएंगे संसद के अंदर। हाँ, एक तरह से सवाल खड़े हो सकते हैं, एक तरह से एक मैसेज जाता है, क्योंकि आज के समय पर जो प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक साल पहले था। चुनाव से पहले कुछ था, चुनाव के बाद कुछ हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और उसके बाद से एक तरह से इनके ये रिकवर कर ही रहे थे। बैक टू बैक बड़े सारे चैलेंजेस आ गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इनका जो छवि के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, जो एक स्ट्रांग लीडर, विश्व गुरु, और जो बहुत लोग मानते थे कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स है, उसके बदौलत बहुत कुछ हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसका एक तरह से एक्सपोज हो गया है बहुत बुरी तरह से। आज के समय पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ग्लोबल डिप्लोमेसी को लेकर भारत एक टाइट स्पॉट में है और मोदी जी एक टाइट स्पॉट में है। दूसरे तरफ जो सुनने को आ रहा है, पार्टी के अंदर विशृंखला काफी बढ़ गया है। उसका एक प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट अभी तक चुना नहीं गया है, क्योंकि जाहिर है कि जिसको मोदी शाह चाहते हैं उसको शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता है, जिसको आरएसएस चाहता है शायद उसको मोदी शाह नहीं चाहता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अब बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मुखिया नहीं है औपचारिक तौर पर। उस तरह से और कई जगह में आप देखेंगे तो इनके मुसीबतें बढ़ रहे हैं। तो ये एक
ऐसे समय में हो रहा है जिस समय मोदी जी एक डिफेंसिव मोड पे है, और उस समय अगर एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें जो कैंडिडेट जीत कर आता है वो पिछले 5 इलेक्शन में सबसे कम वोट लेकर जीतता है, तो उसका एक सिंबॉलिक मैसेज जाता है और वो ये नहीं चाहते। नहीं, लेकिन जो पूरे समीकरण समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी सूरत में क्या क्रॉस वोटिंग अगर हुई, क्या राधाकृष्णन हार भी सकते हैं? कोई ऐसा सिनारियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, वो देखिए वो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ 439 है, दूसरी तरफ 324 है, तो ये विशफुल थिंकिंग होगा। हाँ, ये हो सकता है, अगर जो आप कह रहे हैं, अगर वो मुझे पता नहीं है। मैं बीजेपी के तरफ से लोग ये कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट को क्रॉस वोट करे, इसके संभावना मैं सोचूंगा कि कम है। ज्यादा से ज्यादा वो एब्सटेन कर जाए अगर कोई उस तरह से असंतुष्ट है तो। हो सकता है इंडिया ब्लॉक में कुछ हो ऐसे जो क्रॉस वोट कर जाए, क्योंकि देखिए एक लेवल पे यहाँ पर पैसा का भी खेल हो सकता है या कोई प्रलोभन का भी खेल हो सकता है, तो उसमें जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा भारी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है जो इंडिपेंडेंट्स है और जो अभी तक अनडिसाइडेड है, बात वो नहीं है। देखिए आज तक कभी नहीं हुआ है कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारा हो। कई बार तो ऐसे हुआ है कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं, तो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन जो दूसरे जो ऑप्टिक्स और डायनामिक्स है वो दिलचस्प होगा, वो उसको लोग वॉच आउट करेंगे, क्योंकि देखिए जो 18 लोग हैं ये किधर जाते हैं, ये एक तरह से बताएगा कि ये जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हो या इंडिपेंडेंस हो, वो उभरती हुई राजनीतिक माहौल को कैसे देख रहे हैं। अगर वो ये निर्णय करते हैं कि नहीं हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, एब्सटेन कर लेते हैं या विपक्ष के कैंडिडेट को सपोर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये इनके अपने अंदाज से ये एक परिवर्तन का माहौल देख रहे हैं, इसीलिए ये उस तरह से एक निर्णय ले रहे हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आप भाव देख रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है, उस तरह से कहानी बन जाएगी। तो संदेश क्या आता है वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो अलग अलग पार्टीज हैं, जैसे बीजेडी है, बीआरएस है, इन सब पार्टीज को क्या बीजेपी आपको लग रहा है तोड़ने की भी कोशिश कर रही है, और खासकर बीजेडी को क्या उसमें ऐसा कोई सेंधमारी की बात आ रही है क्या सामने? तो देखिए जैसे बीजू जनता दल, क्योंकि मैं उड़ीसा से आता हूं और अभी हाल में इसी महीने में, पिछले महीने में 2 बार उड़ीसा हुआ है, तो वहां बीजू जनता दल के अंदर एक तरह से टर्मोइल चल रहा है, क्योंकि मोदी, आपको जैसे मालूम है, खड़गे जी और मोदी जी दोनों ने नवीन पटनायक को फोन किया था उनका हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। वो तो एक बहाना था, दोनों ने दरअसल में उसी फोन कॉल के माध्यम में उनका सपोर्ट मांगा होगा। और जो हमें पता है कि नवीन पटनायक के ऊपर इस समय बहुत दबाव है कि उनके जो 7 राज्यसभा एमपी हैं, उनका कोई लोकसभा में पिछले इलेक्शन में नहीं जीता, वो 7 राज्यसभा एमपी सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट करें। और इसलिए आपको ये मालूम है मालूम होगा कि बीजू जनता दल और बीजेपी एक दूसरे के साथ उड़ीसा में लड़ते हैं, लेकिन जब बीजेडी सत्ता में थी तो 2014 से हर मेजर इशू के ऊपर वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। और पिछले बार जब वक्फ बिल आया था, उस समय पहली बार पार्टी ने यह निर्णय किया कि हम इस बार वक्फ बिल को विरोध करेंगे। लेकिन अचानक वो बिल पेश होने के कुछ घंटों पहले पार्टी की पोजीशन बदल गई। यहाँ जो उनके चीफ व्हिप थे राज्यसभा में, उन्होंने एक ट्वीट डाल दिया और कहा कि हमारे सारे सदस्य
अपने अंतरात्मा जो कह रहा है उधर वोट करेंगे। तो उसके बाद पार्टी के अंदर उड़ीसा में बहुत खलबली मच गई। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि किसने ये डिसीजन लिया, किसने ये ऑर्डर दिया, और सब लोग एक तरह से एक नियर रिबेलियन का सिचुएशन क्रिएट हो गया। सब लोग नवीन निवास में पहुंच गए। तो वो बात इस तरह से सुलझाया गया कि नवीन पटनायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम सेकुलर कमिटमेंट्स हमारा इंटैक्ट है, हमने आपका बात सुना है और उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे आगे। और उसके बाद मामला थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब जगदीप धनखड़ साहब रिजाइन कर लिए, भारतीय वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोबारा चुनाव हो रहा है, तो एक तरह से फिर से धर्म संकट की घड़ी नवीन पटनायक के सामने खड़ा हो गया है। और मैं जो बहुत सारे नेताओं से मिलकर आया, मुझे जो लग रहा है पार्टी में मेजॉरिटी व्यू ये है कि हमें बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी पता है कि बीजेपी के तरफ से, मोदी जी के तरफ से काफी दबाव है नवीन पटनायक के ऊपर, और नवीन पटनायक वही करेंगे जो उनके मुख्य सलाहकार कार्तिकेय पांडियन, जिनको आप लोग सब जानते हैं, एक तमिल ब्यूरोक्रेट जो काफी पावरफुल हो गए, और कहीं कहा जाता है कि उनके चक्कर में बीजू जनता दल 2024 चुनाव हार गया। अभी भी वो पार्टी से, वो पॉलिटिक्स से रिजाइन कर गए, लेकिन वो अभी भी पार्टी को कंट्रोल करते हैं। वो अभी भी नवीन पटनायक के सबसे खास आदमी हैं, और एक तरह से कहा जाता है कि वो केंद्र में जो बीजेपी के नेतृत्व है उनके साथ में भी टच में रहते हैं। तो मुझे जो नेता लोगों ने बोला कि उन्होंने अपने लीडर को, यानी कि नवीन पटनायक को, ये कन्वे कर दिया है कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि कम से कम अगर हम एब्सटेन कर जाए तो ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ हम उड़ीसा के अंदर अपने आप को विपक्ष बोल रहे हैं और केंद्र में हम बीजेपी के साथ हैं। तो हमारे कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, और ये बीजेडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बीजेडी का जो जनाधार है वो पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे दिक्कतें आना शुरू हुए हैं, लोग छोड़ के जाना शुरू हुए, क्योंकि बीजू जनता दल ये आपने अच्छा एक्सप्लेन किया कि बीजेडी में अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव का जहां तक सवाल है, अकाली दल है, बीआरएस है, बीजेडी है, ऐसी और कितनी पार्टीज हैं जिनका समीकरण आपको ऐसा दिख रहा है कि वो शायद एब्सटेन करेंगे या बीजेपी का साथ नहीं देंगे। किस तरीके का एक संदेश इन पार्टीज की तरफ से आ सकता है? और मैं खासकर ये पार्टीज की बात कर रही हूँ, बीआरएस, अकाली दल, बीजेडी, और भी अगर कोई पार्टी हो तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट एरिथमेटिक आपसे समझना चाह रही हूँ उपराष्ट्रपति चुनाव की। देखिए शिरोमणि अकाली दल का मेरे ख्याल से एक एमपी है, हरसिमरत कौर, तो वहां से भी हमें कोई संकेत नहीं आया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट के पक्ष में अपना सपोर्ट अनाउंस कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वहां से भी कुछ शायद टूट सकते हैं एनडीए के कैंडिडेट के। बीजेपी का प्रयास है कि कुछ वहां से एक आध दुक्का तोड़ दे। तो मतलब कि बीजेपी अपने तोड़ फोड़ में लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। और एक दो जो इंडिपेंडेंट्स हैं, बीआरएस का कुछ पता नहीं चल रहा है, और भारत राष्ट्र समिति में वो उनका, जैसे पता है आपको, वो अपने समस्याओं में उलझे हुए हैं। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनके जो सुप्रीम लीडर है चंद्रशेखर राव, उनकी जो बेटी है कविता, उनको पार्टी से निकाल दी गई है। तो वहां एक ऑलरेडी समस्या चल रही है, ट्रबल चल रही है। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है वो पार्टी कोई डिसीजन ना ले और कुछ लोग एब्सटेन कर जाए, ये भी संभावना है। तो बीआरएस के पास मेरे ख्याल से 5 एमपी है। तो ये जो 18 में से हैं, हो सकता है 5-6, देखिए मैं ये तो कह सकता हूं कि बीजू जनता दल के जो 7 एमपी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोड़ देंगे उनके ऊपर वो कहां वोट करें। तो मेरे अंदाज से 2 लोग तो वोट नहीं करेंगे, हो सकता है 5 वोट मिले मैक्सिमम, तो 2 लोग शायद वोट नहीं करेंगे। ये 2 लोग किस पार्टी के? आपने कहा कि ये 2 लोग तो वोट नहीं करेंगे। जो 7 एमपी है, 7 सांसद है बीजू जनता दल का, अगर ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, अगर कहीं नवीन ये डिसीजन लेते हैं कि वो कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, जिस तरह से वक्फ बिल पे हुआ कि आप अपना अंतरात्मा के जो कहता है उसको वोट करिए,
तो ये 7 एमपी में से मुझे लगता नहीं कि 2 एमपी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे, वो शायद इंडी ब्लॉक के साथ चले जाएंगे। एक तो उनमें से मैं नाम भी बता सकता हूँ, मुजीबुल्लाह खान है जो वक्फ बिल के खिलाफ राज्यसभा में भाषण भी दिए थे और वोट भी दिए थे, और एक हैं देवाशीष सामंतराय जो लगातार बीजू जनता दल और कांग्रेस में एक गठबंधन की आवश्यकता है उसका एडवोकेसी करते हैं, और उन्होंने पिछली बार वो एब्सटेन कर गए थे और उन्होंने बहुत इस चीज का समालोचना भी किया था जो डिसीजन हुआ था वक्फ बिल को सपोर्ट करने का। तो हो सकता है कुल मिलाकर जितनी भी ये पार्टीज है, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजू जनता दल हो, इन सारे दलों में क्या बीजेपी सेंध मारने की कोशिश कर रही है कि कुछ कुछ एमपीज को अपनी तरफ कर लो ताकि उस तरफ के लोग राधा कृष्णन जी को वोट दे दे? क्या ये तोड़फोड़ का जो खेल है बीजेपी का, ये अगले, अब कल का दिन बचा है, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, क्या इन 2 दिनों में बीजेपी इस पूरे तोड़फोड़ के खेल को, 3 दिन है, इनफैक्ट मंगलवार को है, 9 तारीख को इलेक्शन है, आज तो 6 तारीख है, तो 6, 7 और 8 अभी 3 दिन है, तो क्या 72 घंटे में ये तोड़फोड़ करके बीजेपी कितने वोट और हासिल कर सकती है अंदाजन? ये कहना मुश्किल है, लेकिन जरूर वो लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने बीजू जनता दल के साथ जैसे इनके बातचीत हो रही है, बीआरएस के साथ भी हो रही होगी। मुझे जो खबर मिला है, इवन शरद पवार का जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके साथ भी ये टच में है, उनके साथ भी टच में है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कौन इनको सपोर्ट दे रहा है। देखिए, अगर ये बात साल भर पहले होता या 6 महीने पहले होता तो अलग बात है। आज के समय में एक तरह से पूरे देश भर में एक विपक्ष के अनुकूल एक माहौल बन रहा है। तो राजनीति में जो लोग होते हैं, बहुत लोग राजनीति में शॉर्ट टर्म में पैसे के लिए भी काम कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति में, वो हवा बड़े जल्दी पहचान लेते हैं और इस तरह के टेम्पटेशन में वो नहीं आते हैं। वो लंबे दौर का खेल सोचते हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव में वो कहाँ खड़े होंगे। वो उससे आगे आने वाले समय में जब समीकरण बदलेगा तो कहीं ना कहीं लोग ये चीज पूछेंगे कि ये उस समय कहाँ थे। जैसे आप उड़ीसा का हम बात कर रहे थे, तो बीजू जनता दल में जो कुछ सीनियर लोग हैं, उनका ये मानना है कि अप्रैल के महीने में राज्यसभा चुनाव होने वाला है। उसमें 4 पोजीशन है। जिस तरह से असेंबली सीट से बीजेपी 2 सीट आराम से निकाल लेगी, बीजू जनता दल 1 सीट आराम से निकाल लेगी। चौथा सीट के लिए जो है, अगर बीजू जनता दल लड़ना चाहती है तो उसे कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा, जिनके पास की उनका लेफ्ट अलायंस पार्टनर को लेकर 15 एमएलए हैं। तो उनका कहना है कि अगर आज हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो किस मुंह से हम 4 महीने के बाद कांग्रेस के पास सपोर्ट मांगने जाएंगे। दूसरा बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे समीकरण बदल रहा है, खेल बदल रहा है, तो अभी हर कोई चाहेगा सारे द्वार खुला रहे उसके लिए। तो ऐसे कोई चीज नहीं करेंगे जिससे कि आप सिर्फ एक द्वार खुला रखो, और वो द्वार जो उस तरफ जहां की चीजें काफी बदलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस और जो सरकार कभी बहुत सारी चीजों को लेकर स्थिति अभी उतना खास नहीं है। ये कोई बहुत स्ट्रांग फुटिंग में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था का हालत बहुत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत बुरी तरह से हमारा स्ट्रेटेजी बैकफायर कर गया है। बेरोजगारी से कोई हमें राहत नहीं मिल रही है। अभी हाल में इतना बड़ा जीएसटी
रिफॉर्म्स कर रहे हैं, गेम चेंजर वगैरह 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 हमने नारा दिया, लेकिन देखिए 2 दिन जो स्टॉक मार्केट उसके बाद जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कोई रिस्पॉन्स खास नहीं आया। कल तो स्टॉक मार्केट फ्लैट बंद रहा, तो यानी कि स्टॉक मार्केट भी सोच रही है कि ये जो इतना बड़ा इसको बनाया जा रहा है ये सचमुच इतना बड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो है लोगों की बिजनेस की कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, लोगों का इम्पेशंस सरकार को लेकर बढ़ रहा है, जो शासक दल है उसके अंदर सारे चीजें इतनी अच्छी तरह से समेटे नहीं हुए हैं जैसे पहले रहते थे, या जैसे बताया जा रहा है बाहर बहुत सारे लेवल पे गड़बड़ है। आरएसएस और बीजेपी का नेतृत्व के बीच में भी हम लोग सुनने मिलता है कि काफी सारे दरार आ गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो समझबूझ के जो राजनीति वाले चलते हैं ये बहुत अनलाइकली है कि वो कोई प्रोत्साहन से या कोई प्रलोभन से अभी आ जाएंगे इनके तरफ। तो मेरा अंदाज ये है कि खेल वही होगा जो ग्राउंड लेवल पे जो स्ट्रेंथ है। कुल मिलाकर अब आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से समीकरण है, आपने पूरी गणित समझाई कि भाई ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है, ये पार्टी अपना ऐसा स्टैंड ले सकती है, तो जो एक बिग पिक्चर है उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो अभी 72 घंटे पहले जो नजर आ रही है हमें, वो क्या है? क्या मोदी और शाह का वर्चस्व खत्म होता हुआ दिख रहा है? जो उनकी डोमिनेंस है, जो उनकी पकड़ है संसद में, वो खत्म होती हुई दिख रही है, बावजूद इसके कि राधा कृष्णन का जीतना तय। एकदम सही कहा आपने। बिग मैसेज जो ये जाएगा वही मोदी शाह के वर्चस्व जो है वो कम होते हुए नजर आएगा, और उनकी जो आज के समय पर जिसको कहते हैं कि एक टाइट स्पॉट में है, वो स्थिति जो है वो वैसे रहेगी या उससे और हो सकता है खराब भी होने का उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है उपराष्ट्रपति चुनाव में, और ये भी एक अपोजिशन यूनिटी के लिए भी एक टेस्ट रहेगा, अगर कहीं ऐसा होता है इनके वोट तितर बितर हो गए तो ये अपोजिशन को भी झटका लगेगा और मोदी शाह को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा, ये भी आप कह सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल मौजूदा ऐसे लग रहा है कि ये भी एक जो है एक छोटा स्टेप फॉरवर्ड विपक्ष के लिए होते हुए, उनके विपक्ष के जो अपोजिशन की मोरल है उसके लिए एक थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है, थोड़ा सा उत्साह मिल सकता है, ऐसे लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है, उल्टा भी हो सकता है। देखते हैं, मंगलवार तक बात साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।